इस क्लास में हमने एक दुकान खोली थी और उस दुकान में हम लोग जूस बेचते हैं। हाँ जी, हम लोग हर जूस का डब्बा जो है 3000 वो है 15 रुपीज। अच्छा सुनो, हर जूस का डब्बा जो हम खरीदते हैं वो हमें खुद 15 रुपए का पड़ता है। खुद पढ़ने से मुराद ये है कि उसको रेडी फॉर सेल हालत में लाने के लिए, यानी लाने का किराया, परचेज प्राइस, मजदूर जो रेडी टू सेल तक की कंडीशन में लाने वाले सबको मिला के 15 रुपए का एक दूसरा डब्बा में पड़ता है। उसको हम लोग बेचते हैं 25 रुपए का। उसको हम लोग बेचते हैं 25 रुपए का। हर डब्बे के पीछे हमें 10 रुपए बचते हैं। हर डब्बे के पीछे हमें 10 रुपए बचते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, 25 माइनस इधर करना है, इधर था उधर जी सॉरी। 25 में से 15 माइनस करते तो हर डब्बे के पीछे हमें 10 रुपए बचते। अच्छा, इस दुकान को हमने किराए पे लिया है और यहाँ पर कुछ मुस्तकिल मुलाजिम काम करते। हम फिलहाल एज्यूम करते कि दुकान का किराया जो है वो है 1000 रुपया। ये 1000 रुपया हमने कहाँ से पूरा करना है? ये 1000 रुपया हमने हर डब्बे के पीछे जो 10 रुपए की बचत आ रही है उससे पूरा करना है। ये 1000 रुपया हर डब्बे के पीछे जो हमें 10 रुपए की बचत आ रही है उससे पूरा करना है। अब ऐसे कितने 10 रुपए हो कि ये 1000 पूरा हो जाए, उसके लिए हम लोग इस 1000 को 10 से डिवाइड कर देंगे और हमारे पास 100 आ जाए। और हम कहते हैं कि अगर हम 100 डब्बे बेचेंगे जूस के और हर डब्बे के पीछे हमें 10 रुपए की बचत होगी, तो उस केस में हम लोग अपना ये किराया भी निकालेंगे। रिमेंबर कि जब आपको हर डब्बे के पीछे बचत हो रही है तो वो डब्बा अपनी कॉस्ट खुद पूरी कर रहा है। ये जो 100 रुपया है, 100 यूनिट्स है, इनके ऊपर हमें कुल पैसे जेब में कितने आएंगे उसको हम कहते हैं रेवेन्यू। और वो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी प्राइस है 25 और अगर हम उसको क्वांटिटी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 हो जाएगा जो हमारी जेब में पैसे आ रहे हैं। मंजूर साहब के बेटे 10 से 1 तक रिवर्स कम हिंदी सुनाओ। 10 9 8 5 6 5 4 3 2 1 0 ये अच्छा अच्छा, रिवर्स की काउंटिंग सुनाओ। -3 -1 -2 -3 -2 जैसे रिवर्स माइनस ने स्टार्टिंग फ्रॉम 10 to 1 हो। अच्छा चलो, फिर वैल्यू कम हो गया ना, वैल्यू कम हो नहीं इसलिए यहाँ आगे अगर हम वैल्यू माइनस करेंगे। अच्छा, अभी क्वांटिटी 100 के ऊपर हमें 100 डब्बे बेच के जूस के पैसे कितने मिले? 2500। हमारी कुल कॉस्ट 100 डब्बों के पीछे कितनी है? 100। इसमें 1000 रुपया तो हमारे किराए का है और हर डब्बा जो है हम लोगों को 15 रुपए का मिल रहा है, तो 100 डब्बे हमें कितने के मिलेंगे? 2500 के।
So it will be 1000 plus 2500. So हमने मतलब सॉरी में वैल्यूज 1500 और हमारे पास यहाँ पर भी 2500 की टोटल कॉस्ट आ रही। तो 100 डब्बों के पीछे हमारी कमाई भी 2500 है और हमारी कॉस्ट भी 2500 है। उस क्वांटिटी को हम लोग ब्रेक इवन क्वांटिटी कहते हैं। इस क्वांटिटी को हम लोग ब्रेक इवन क्वांटिटी कहते हैं। और ये क्वांटिटी हमें पता कैसे चली? हम लोगों ने 1000 को 10 से डिवाइड किया था। 1000 हमारी एक्सप्लेनेशन में क्या था? फिक्स कॉस्ट। क्योंकि आप एक भी डब्बा ना बेचे या 100 डब्बे बेचे या 300 डब्बे बेचे, किराया उतने का उतना ही रहना है। और 10 रुपए क्या था जो हर डब्बे के पीछे हम लोगों को बचत हो रही थी। और वो कितनी थी? वो हमने कैसे निकाली थी? सेलिंग प्राइस माइनस यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट divided by per unit contribution। ब्रेक इवन क्वांटिटी निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि फिक्स कॉस्ट को पर यूनिट कंट्रीब्यूशन से डिवाइड किया। पर यूनिट कंट्रीब्यूशन क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, जिनको मैं बार बार मिक्स कर रहा हूँ। दूसरी हमने रखी थी 15 और प्राइस रखी थी 25। तो 25 माइनस 15, 10 रुपीज की हमारी पर यूनिट कंट्रीब्यूशन थी। और उसके ऊपर हम लोगों को 10 रुपए बचते थे जो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन थे। तो हमने फिक्स कॉस्ट को पर यूनिट कंट्रीब्यूशन से डिवाइड किया, तो हमारे पास ब्रेक इवन क्वांटिटी आ गई। इस क्वांटिटी के ऊपर हम लोगों ने रेवेन्यू निकाला था प्राइस इनटू क्वांटिटी से, और टोटल कॉस्ट निकाली थी फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जिसमें हमने एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया था। कौन सी क्वांटिटी? ब्रेक इवन क्वांटिटी से। और उस जगह के ऊपर हमारा रेवेन्यू और कॉस्ट बराबर हो। अब अगला मरहला है इसी सारी सिचुएशन को ग्राफिकली दिखाने। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ब्रेक इवन को पहले से इसीलिए कैलकुलेट करते हैं कि हम लोग अपनी मर्जी का स्केल ले सकें। सबसे पहले वाई एक्सिस के ऊपर हम लोगों ने लेबल किया कॉस्ट एंड रेवेन्यू, और एक्स एक्सिस पे हमने लेबल किया क्वांटिटी। अब हम लोगों ने ये वाला 100 दिखाना है यहाँ पर स्केल में, कि इस तरह दिखाना है कि समवेयर इन द मिडल आए। तो हम अपनी मर्जी का स्केल ले लेते हैं। इट कैन बी 25 और 10, व्हाटएवर यू आर कंफर्टेबल विद। हम 25 का ले लेते हैं, यहाँ पे मार्क कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि इस क्वांटिटी के ऊपर आपकी ब्रेक इवन रेवेन्यू कितना होगा और कॉस्ट कितनी होगी? 2500। हमने अपनी मर्जी का स्केल ले लिया, लेट्स सपोज 500 का, उसको मार्क कर लिया। और उसके साथ ही साथ हम लोगों ने वाई एक्सिस के ऊपर फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी मेंशन कर दी। फिक्स कॉस्ट कितनी थी? 1000। और
टोटल वेरिएबल, अच्छा, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट इस जगह पे कितनी है? 1500। ये हमने तीनों अमाउंट्स मेंशन कर दी। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने फिक्स कॉस्ट की लाइन ड्रॉ करनी है। फिक्स कॉस्ट की लाइन हॉरिजॉन्टल होगी लाइक दिस, क्योंकि for all values of x-axis there is only one corresponding value on y-axis which is 1000. Fixed cost does not change with quantity. तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, क्लियर हो गया? उसके बाद हम लोगों ने वेरिएबल कॉस्ट ड्रॉ कर लेते हैं। हम लोगों को स्केल फॉलो करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि 100 यूनिट्स के ऊपर टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल बी 1500। तो हमने 1500 के सामने डॉट लगाया और लाइन 0 से पकड़ के उसमें से गुजार दी। अब तीसरी कॉस्ट हमने दिखानी है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के मुताबिक हमें एक असूल मालूम है, वो ये कि आपकी मिनिमम वैल्यू फिक्स कॉस्ट के बराबर होती है। क्यों? उसकी वजह यह है कि अगर आपकी लेट्स सपोज क्वांटिटी 0 होती तो 15 इंटू 0 0 हो जाएगी वेरिएबल कॉस्ट। उस सूरत में टोटल कॉस्ट वुड हैव बीन इक्वल टू 1000 और फिक्स कॉस्ट। और अब अगर आपने क्वांटिटी को बंद कर दिया है तो वो 1000 में 15 ऐड हो जाएंगे, लेकिन 1000 से कम अमाउंट नहीं हो सकती। सो टोटल कॉस्ट कैन नेवर बी लेस देन फिक्स कॉस्ट। इसलिए हम 1000 से टोटल कॉस्ट का कर्व शुरू करेंगे और इसको भी यहां से गुजार देंगे इस सॉरी 100 यूनिट्स के ऊपर 2500 है और यहां पर हम लोग टोटल कॉस्ट इस डॉट से गुजार देंगे। आखिरी चीज जो हम लोगों ने दिखानी है वो दिखानी है टोटल रेवेन्यू। हमें पता है 100 यूनिट्स के ऊपर टोटल रेवेन्यू इज आल्सो 2500, लेकिन unlike total cost it will start from 0 because at 0 output revenue is also 0 and it changes proportionately with quantity। तो हम लोग रेवेन्यू का कर्व जो है वो भी उसी पॉइंट से गुजार देंगे। इंटरसेक्शन दिखाने का मकसद ये है कि इस जगह के ऊपर रेवेन्यू और कॉस्ट की वैल्यू बराबर है। इस जगह पर रेवेन्यू और कॉस्ट की वैल्यू बराबर है। इशाल, आपसे एक सवाल है बेटे। यस सर। बेटे यहां से हमें क्या वैल्यू पता चल रही है टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के दरमियान जो गैप है? सर फिक्स्ड कॉस्ट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। टोटल कॉस्ट में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू माइनस कर देंगे तो इट विल बी फिक्स कॉस्ट। और जब तक आपका ब्रेक इवन नहीं हुआ और आपकी कॉस्ट की वैल्यू ऊपर है, रेवेन्यू की वैल्यू नीचे है, वी आर इन एरिया ऑफ लॉस।
और इसके बाद जब रेवेन्यू ऊपर हो जाता है और कॉस्ट नीचे हो जाती है, वी आर इनटू एरिया ऑफ प्रॉफिट। इस पॉइंट को बस इतना सा बात है, और ये आपने कैलकुलेट इस तरह से करना है। अब जो नोट करना चाहे इसको नोट कर ले, अदरवाइज हम इसकी थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। ये स्टाइल पढ़ना चाहिए। मुझे बता देना कोई नोट कर रहा है या आगे चले। एक ये मजबूर साहब का लड़का है, क्या अच्छा अच्छा बेटे, पेपर में एक और थी, आपको बल्कि सवाल आया हुआ था, मैंने रिटर्न कर दिया फाइनेंस वाला। सॉरी, ऑपरेशन का भी मैंने रिटर्न निकाल दिया। हाँ, ऑपरेशन का सवाल आया हुआ था, 2 यूजेस ऑफ ब्रेक इवन, 4 मार्क्स का एक आया हुआ है। आई थिंक वो यूजेस पे था। लेकिन हम लोग चीटिंग नहीं करते ना, अगर वो पूरे टेस्ट हो गए बस पूरे। मैंने इस तरीके की साइड होगा, आप लेके और आ सकते हैं। अच्छा, इससे पहले कि आप लोग भूल जाओ, मैं याद करा दूं, कमिंग फ्राइडे को आपका यूनिट 6 का टेस्ट है। विशाल, उमेर कुलसुम, अहमद, कमिंग फ्राइडे को आप लोगों का यूनिट 6 का टेस्ट है। नहीं लेकिन बेटे, आप एक तैयारी हो जाती है ना अच्छी, आप लोगों का ये टॉपिकल जब करते हो सर, वो बाकी चैप्टर वो अब हम लोग पेपर्स के साथ साथ करने का। अच्छा, बात तो सुन लो। अच्छा, ये हम लोग ब्रेक इवन क्यों निकालते हैं? ब्रेक इवन हम लोग इसलिए निकालते हैं कि हम हिसाब लगा सकें कि कम से कम कितना बेचें कि खर्चा पूरा होता है। अब लेट सपोज कि हमारी यही वाली एग्जांपल जो कंटिन्यू हो रही है, इसमें ब्रेक इवन निकला है 100 यूनिट्स का, और हम ये कहते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेड सेल्स है 75 यूनिट्स, तो लॉजिकली हम ये वाला प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं करेंगे। और अगर हमारी एक्सपेक्टेड सेल्स है 140 और ब्रेक इवन आता है 100 यूनिट्स पे, तो हमें नजर आ रहा है विल बी एबल टू मेक प्रॉफिट। अच्छा, ब्रेक इवन के मुताबिक दूसरी बात जो उसके यूजेस की है, सबसे पहले तो आइडेंटिफाइंग मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल ऑफ सेल्स टू अवॉइड अ लॉस, और दूसरा इसका इंपॉर्टेंट बात ये है कि व्हाइल मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, by keeping other factors constant, lower the break even the better, because it assures that it indicates higher probability of a loss. It gives it indicates higher probability of escaping a loss. बात ये होता है कि किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का ब्रेक इवन देर से है लेकिन प्रॉफिट भी ज्यादा है, और दूसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसका ब्रेक इवन थोड़ी क्वांटिटी पे है लेकिन प्रॉफिट भी कम है। तो जो थोड़ा ब्रेक इवन वाला होता है उसके कामयाबी के चांसेस ज्यादा है, कि कॉमन सेंस ये कहती है कि थोड़ी क्वांटिटी के बिकने के चांसेस हमेशा ज्यादा होते हैं। तो दूसरा जो ब्रेक इवन का यूज है वो इसका इन्वेस्टमेंट डिसीजन में, बट दैट बाय द वे हाईली क्रिटिसाइजेबल एस्पेक्ट है, लेकिन 12 इसका ये यूज है। तीसरा ये होता है कि मैंने अभी विशाल से पूछा कि बेटे ये दोनों पॉइंट्स के दरमियान का डिफरेंस क्या बता रहा है, तो उसने फौरन बताया सर फिक्स कॉस्ट बता रहा है। इसी तरह से अगर मैं कोई भी क्वांटिटी ले लूं, लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि 25 यूनिट्स के ऊपर हमारी वैल्यू ऑफ लॉस क्या होगी, तो ऑल यू हैव टू डू इज कि आप इस जगह के ऊपर कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट को कर रही, इस जगह के ऊपर रेवेन्यू और कॉस्ट का डिफरेंस देख लेंगे। किसी भी जगह के ऊपर अगर आप हाथ कर दे तो हर क्वांटिटी के ऊपर आप रेवेन्यू और कॉस्ट की वैल्यूज का डिफरेंस देख सकते हैं टू डिटरमिन लेवल ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो इट सिंप्लीफाइज एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन। ये तीसरा यूज है इसका।
नुकसान इस अप्रोच में क्या है कि आप कारोबार ब्रेक इवन के लिए नहीं करते, आप कारोबार करते हैं प्रॉफिट के लिए। तो अगर आपके सामने दो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन थे जिसमें से आपने वो चूज किया जिसका लोअर ब्रेक इवन था बनिस्बत उसके जिसका हाई प्रॉफिट था, तो टेक्निकली आपकी इस अप्रोच में फ्लॉ है, क्योंकि आप ब्रेक इवन पे फोकस कर रहे हैं, म्योपिक विजन है आपकी, आप नहीं देख रहे कि आप यहाँ बेसिकली प्रॉफिट के लिए आएंगे। इस वजह से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जब ब्रेक इवन एनालिसिस कर रहे हो तो अगर तो एक ही ऑप्शन का ब्रेक इवन भी कम है और प्रॉफिट भी ज्यादा है फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, बट दैट इज नॉट लाइकली टू हैपन वेरी ऑफन। दूसरी एक और चीज हमजा जो आप जैसे मैथ्स के शेडाई स्टूडेंट्स के लिए दिलचस्पी का बाइस होगी वो ये कि यहाँ पर हम लोगों ने कॉस्ट कर्व स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ की है, कॉस्ट कर्व्स स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ किए हैं जिसका मतलब है यूनिफॉर्म रेट ऑफ चेंज। लेकिन रियल लाइफ में ना प्राइसेस कांस्टेंट रहती हैं और ना कॉस्ट कांस्टेंट रहती है। सो मच सो कि अगर आपका किराया भी हो तो पाकिस्तान में साल के बाद वो भी तकरीबन 10% इजाफा हो जाता है उसमें, तो कुछ अरसे के बाद इवन फिक्स कॉस्ट भी चेंज हो जाती है। तो इस वजह से एक इतने स्टैटिक अप्रोच के साथ ये एनालिसिस करना कि हम इन कॉस्ट के साथ ब्रेक इवन करेंगे और रिज्यूम करना यही कॉस्ट रहेंगी और भी जरा ज्यादा आप ऑप्टिमिस्टिक हो गए हैं। आमतौर पे ऐसा नहीं होता। जी बेटे, उम्मे कुलसूम अहमद इशाल, कोई बात समझ ना आई हो? सर समझ आ गई है। आ गई है। अच्छा बेटे, अब जरा आप लोग मैं पेपर्स की अगर आप लोग नहीं बेटे, ये तो एक्चुअली चैप्टर 5 का है भी नहीं, ये तो उसमें था यूनिट 4 का है। लेकिन जो रेशियोज आई है ना वो भी पेपर 2 में आपको तकरीबन हर पेपर में आएंगी, वो मैं उसी में वो पहला सवाल ही उसमें लिखा होता है। पहला सवाल तो नहीं लेकिन फाइनेंस का उसमें आ गया तो पहला सवाल को। अच्छा बेटा, अब हम अगला काम क्या करने जा रहे हैं? मैं एक मिनट बेटे स्क्रीन शेयर पे रखूंगा एकदम। आप अच्छा एक मिनट तो निकाल दें कि प्रिंट ये तो फिर भाग के जाओ, देख कर आओ, भाग के जाओ। यहाँ से मुझे प्रिंट आउट भेज सकते हैं तो उसको बोलो 2 सफे हैं। इशारा रहमत, आप लोगों ने वैसे पेपर्स ले लिए, प्रिंट आउट इंसर्ट। इशाल और रहमत, आप लोगों ने बेटे मशीनें देना बंद करो, जेब में हाथ डाल के वॉक पे आए हो, बैठो वहां पे। उतनी देर में क्लास खत्म हो जानी है। बेटे आप लोग ये पेपर यार मैंने आप लोगों को ऐसे लाना चाहिए था, बड़ा गलत। अच्छा आप ऐसे तो इधर जाओ तो वो अच्छा मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। पहली चीज इशार और अहमद और उम्मे कुलसूम जो आप लोगों ने नोट करनी है वो ये ओके सर, हाँ वो ये नोट करनी है कि आपको पेपर में पूरा पूरा सिनेरियो एक्सप्लेन करने की बजाय टर्म्स और वर्ड्स के साथ इंडिकेशन दिए गए होते हैं। अपना जरा कॉपियां खोल लें और जो वर्ड्स में बताऊंगा आप खाली वो लफ्ज लिखते जाइएगा, फिर जब एक्चुअल इंसर्ट होगी तो फिर अंडरलाइन कर लेंगे उसको। नहीं मैं पढ़ रहा हूँ, सिर्फ लफ्ज बोलूंगा बेटे जो मैंने कहा। अच्छा ठीक है। अब बेटे जरा जरा सीरियसली बात सुनो जरा। केस स्टडी है, केस स्टडी में आप पेपर 2 में ये बात ध्यान में रखें इसके मार्क्स भी सेम है
और इसका ड्यूरेशन भी सेम है। फर्क इतना है कि या वहां पर आप एक क्वेश्चन के 5 पार्ट्स होते थे, यहाँ पर एक क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होते हैं, 8 और 12 मार्क्स। इस वजह से यहाँ पर हमें थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ता है एक पार्ट में, लेकिन उसमें भी स्पेसेस अलॉट होती है, तो हमारे लिए इतना बड़ा इंशाल्लाह चैलेंज नहीं होगा। हमें वो जगह पहले सी जगह बनाई, हर पॉइंट के लिए अलग जगह होती है। ये जी जून 2021 का, समर्स 21 का, क्या भाई मैंने एक दूसरा खोलता हूँ, 1 मिनट है तो बेटे जरा। 2 1 हमने पहले करना है, सीक्वेंस में करेंगे। जी बेटे, जून 2021 का वेरिएंट 21 कुछ जी बेटे, ये है फर्नीचर आउटडोर्स का। अब ये मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ और अब जरा सीरियस होकर सुनिएगा, बातें कुछ हो गई आप लोगों ने सीखना है। FO हैज बीन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जिनके पास पेपर है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लफ्ज को अंडरलाइन करें, जो कॉपियों पे कर रहे हैं वो नोट करें इस लफ्ज को। ये हम नोट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब उसने हमें बता दिया लिख के कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसका मतलब है कि चैप्टर 4 में हमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जितने एडवांटेज और जितने डिसएडवांटेज याद किए थे वो ऑटोमेटिकली अप्लाई होंगे। अहमद, ये बात समझ में आई है बेटे? यस सर। कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उसने हमें लिखा हुआ है, तो जितने एडवांटेज डिसएडवांटेज हमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिखे हैं वो सारे यहाँ पर अप्लाई होंगे। और उसके बाद उसने अगली बात ये लिखी है कि ये 20 ईयर्स से ये बिजनेस एस्टेब्लिश्ड है। उसने हमें ये बात क्यों बताई है? इसका मतलब है कि बिजनेस वेल एस्टेब्लिश्ड है और अपने सर्वाइवल की स्टेज से गुजर चुका है। अब दूसरा लिखे, 20 years means that business has well established goodwill. Business has well established goodwill, comma, production processes, supply sources established, comma, has established goodwill, supply sources and production methods. उसने हमें 20 साल का लफ्ज जिक्र करके ये सारी बातें इंडिकेट कर दी हैं। सप्लाई सोर्सेज, प्रोडक्शन मेथड्स, गुडविल, ठीक है। It is owned and run by the Chen family and is located in country Z. Family owned business है in country Z. The secondary sector has become relatively more important as the country has developed. जिनको भूला हुआ मैं याद करा दूं, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है सेकेंडरी सेक्टर। FO is a manufacturer of wooden furniture, यानी जो सेक्टर इंपॉर्टेंट हुआ है हमारा बिजनेस भी उसी से रिलेटेड है। FO is the manufacturer of wooden furniture that is suitable for outdoor use. Its products include tables, chairs and other outdoor furniture. तो ये भी बिजनेस है, लिख लें, बिजनेसेस फ्रॉम सेकेंडरी सेक्टर। फिर हम सेकंड पैरा में आते हैं, कस्टमर्स ऑर्डर ऑनलाइन फ्रॉम द FO वेबसाइट। हम लोगों ने प्लेस के चैप्टर के साथ और प्रमोशन के साथ भी हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था ई कॉमर्स का। तो जब उसने हमें कहा कि कस्टमर ऑनलाइन खरीदते हैं, इसका मतलब है ई कॉमर्स के जितने एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमने सीखे हुए सारे अप्लाई होंगे। तो लिख लें ई कॉमर्स, यूजेस ई कॉमर्स। The furniture is then delivered to customers in country Z
FO using FO's own delivery vehicles, ये बात भी नोट करें, ओन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आइंदा आपके पास इंसर्ट होगी तो आप अंडरलाइन कर लोगे। However, FO is considering changing to selling its furniture through either wholesalers or large retailers in country Z। ये हम लोगों ने चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक पढ़ा था मार्केटिंग के अंदर प्लेस में, कि वो वाली बात है कि वो चैनल हमारा था 2 और 3 को कंसीडर कर रहा है। थर्ड पैरा पे आते हैं, the Chen family have the business objectives of contributing to sustainable development। ये हम लोगों ने लास्ट या सेकंड बल्कि लास्ट चैप्टर जो पढ़ा था उसमें एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स था, उसमें हमने टर्म यूज की थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसका मतलब था कि आप ऐसे तरक्की करें कि मुस्तकबिल की नस्लों को आपकी तरक्की से कोई नुकसान ना हो। जिसमें हमने मिसाल दी थी कि सारे दरख्त कभी ना काट लें, सारा तेल कभी ना निकाल लें। तो उसमें लिख लें एक मिनट, ऑब्जेक्टिव है इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। FO only uses sustainably sourced wood when making furniture. This is from local forests in country B, and the wood is more expensive than imported alternatives। आप इस चैप्टर के नोट्स निकाल के देखें तो हमने नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स लिखे हुए हैं, उनमें ही हम लोगों ने लिखा हुआ था आखिरी जो किया है। तो हम लोगों ने राइट उसका जो इश्यूज लिखे हुए थे वो कॉस्ट लिखा हुआ था कि कॉस्ट की वजह से प्राइस बढ़ जाती है और प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है, इस साइड के ऊपर हम लोगों ने लिखा हुआ था। तो वो ऑलरेडी उस चीज को मेंशन कर रहा है। Then imported alternatives. For many years, FO shareholders have reinvested profits to provide the finance for growth। इसके लिए हमने टर्म सीखी हुई है 5वें सेक्शन में सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, जो पहला चैप्टर था उसमें इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के अंदर रिटेन प्रॉफिट के नाम से सीखी थी। तो इसमें आप लिख सकते हैं ग्रेटली यूज इंटरनल ग्रेटली यूज रिटेन प्रॉफिट। बेटे इस वक्त आपका इंसर्ट नहीं है इसलिए यूज कर रहे हो, लेकिन ये नोट करना जरूरी है। पेपर में इतना टाइम होगा कि सारा ही बना। चलिए ये कॉम्प्रिहेंसिव है सवाल है। अच्छा देखो नहीं ये अच्छा देखो, इंशाल्लाह टाइम विल नॉट बी एन इशू। अभी आप प्रैक्टिस भी करोगे इंशाल्लाह। इसमें ज्यादा आइडियल सजेशन ये होती है कि पहले सवाल करें, फिर डेटा पढ़ें, फिर दोबारा क्वेश्चन पढ़ें। लेकिन डेटा पूरा जिस तरह से मैं कर रहा हूँ प्रोसेस करना पड़ता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि अभी आपके लिए मैं पढ़ रहा हूँ तो इट इज स्लो, और दूसरा ये कि अभी हम पहला पेपर इकट्ठे कर रहे हैं। बाय द टाइम आप 10 पेपर्स कर चुके होंगे इंशाल्लाह, योर एबिलिटी टू प्रोसेस द पेपर वुड बी मच स्विफ्ट। मैथ्स के केस में भी तो यही होगा ना कि पहली दफा कोई सवाल करोगे स्लो होगा, फिर आपके हाथ पे चल जाता है वो सवाल, तो आप जिंदगी में इंग्लिश में सारा कॉम्प्रिहेंशन के पैराग्राफ होते हैं उसमें लिखना नहीं बेटे, इसमें एनालिसिस रिक्वायर्ड है। इट्स नॉट अबाउट फाइंडिंग द राइट कंटेंट, इसमें एनालिसिस रिक्वायर्ड है। जो क्वेश्चन का मतलब क्रिएटिव पार्ट में होता है सारा डेटा लेते। अच्छा अभी लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। अभी हम लोग सिर्फ डेटा प्रोसेसिंग कर रहे हैं। 3 मिनट में जा रहा हूँ, पहला पेज इकट्ठे देखिए। For many years, reinvested profit for financing growth. FO recently took over 2 other furniture businesses in country Z and plans further takeovers। और इसका पॉइंट क्या होगा? Already expanded through horizontal integration। हॉरिजॉन्टल का लफ्ज हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन के एडवांटेजेस और इश्यूज याद किए हैं। ये हमारा थर्ड चैप्टर था, एंटरप्राइज एंड फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ग्रोथ। उधर से शुरू करेंगे।